अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रार खोड़ो, मेरे साथ है मुस्तफ़ा खान और शाहज़ेब जिलानी। और आज कॉलर्स डे है, हम आपकी बात भी सुनेंगे लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी जिसको मैं ना नहीं कह सकता। आपको पता है कि इसी हफ्ते शायद ट्यूसडे को एक हमने कवरेज की थी नासा स्पेस कैंप से, जो कराची के 3 स्कूल की टीम्स गई थी और फिर उनसे बात की थी कि आपको कैसा लगा एंड सो ऑन। तो इस पर बहुत फीडबैक आया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल एक छोटी सी लड़की फातिमा खान ने एक हमें वीडियो भेजी ट्विटर पर और हमारा शुक्रिया अदा करी थी। पहले ज़रा सुन लीजिए फिर आगे बात करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरा नाम फातिमा खान है और मुझे आपका नासा के बारे में प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मैं भी साइंटिस्ट इंशाल्लाह बनूंगी। और इंशाल्लाह बिल्कुल साइंटिस्ट आप बनेंगी या जो भी आप बनना चाहती हैं। और इसके साथ फातिमा बेटे ने 3 सवाल पूछे और ये रिक्वेस्ट की कि अगर आप किसी स्पेस साइंसदान को पकड़ें और उनसे भी ये सवाल पूछें तो मैं जवाब जानना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, मुझे स्पेस का कोई साइंटिस्ट तो नहीं मिला शॉर्ट नोटिस पर, लेकिन मैं कोशिश करके आपके सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा, पहला सवाल ये था कि स्पेस में पौधे किस रुख उगते हैं, राइट? क्योंकि ज़मीन पर तो बड़ा आसान है, पौधे की जो टहनियाँ होती हैं, शाखें होती हैं, वो ऊपर की तरफ जाती हैं क्योंकि रोशनी या सूरज उस तरफ है, और उसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे जाती हैं क्योंकि पानी और मुख्तलिफ अपनी उसकी जो खुराक है मिनरल्स की तलाश में। अच्छा, स्पेस में क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि पानी नीचे हो। तो हमने क्या देखा है कि स्पेस स्टेशन में जब इस पर एक्सपेरिमेंट्स की गई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो जड़ें कभी कभी साइड पे भी जाती हैं और कभी कभी ऊपर भी जाती हैं, शाखों की तरह। शाखें फिर भी ऊपर जाती हैं क्योंकि लाइट हमेशा ऊपर ही होती है। 2015 में शायद आपको ये जानने में इंटरेस्ट हो कि पहले जो स्पेस में सब्जियां उगी थी वो 2015 में उगी थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और काफ़ी वीडियोस भी हैं, वो स्पेस की सब्जियां खा रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो पानी होता है ना स्पेस में, अगर आप इसकी भी एक बहुत मज़ेदार वीडियो है ये, अगर आप देखें तो ये पानी अगर आप स्पेस में या ज़ीरो ग्रेविटी में, क्योंकि किसी भी स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी नहीं है, ये हमें याद रखनी होगी। ग्रेविटी का आपको पता होगा, अगर ये मैं पेन लेके ऊपर फेंक रहा हूं तो ये नीचे इसलिए आती है क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे पुल करती है। जैसे अगर आप छलांग मारेंगे तो आप दोबारा नीचे भी लैंड करेंगे, स्पेस में आप छलांग मारेंगे तो फिर आप नीचे नहीं आएंगे। पानी के साथ भी यही है, देखें आप कलाबाजियां मार सकते हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि बिल्कुल ऊपर ही उगती हैं लेकिन रूट्स कहीं भी जा सकती हैं। दूसरा इनका सवाल था कि क्या एक गुब्बारा स्पेस में उड़ सकता है, कैन अ बलून फ्लाई इन स्पेस? तो जवाब है नहीं। और इसकी वजह यह है कि जैसे बिलफर्ज यहाँ ज़मीन पर अगर आप एक बलून में हीलियम भरें तो वो बिल्कुल ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि हीलियम एक बहुत हल्का गैस है, एक लाइट गैस है, और बाकी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसके हिसाब से काफ़ी हैवी है। तो हीलियम का बलून बिल्कुल ऊपर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक लेवल तक ऊपर जाएगा। अगर फातिमा बेटा आप कभी पहाड़ों तक गए हैं तो आपने देखा होगा कि जितना आप ऊपर जाते रहेंगे ना, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि हवा वहां पर पतली होती है। तो इवेंचुअली जब बलून ऊपर जाता रहेगा, हवा इतनी पतली होगी कि वो इससे ऊपर जा नहीं सकता, और फिर जाहिर है कि अगर स्पेस तक कहीं गलती से किसी ने एक बलून फेंक भी दिया तो 1 सेकंड के अंदर फ्रीज हो जाएगा क्योंकि स्पेस इतनी कोल्ड है। अच्छा, अगर आप कोई बहुत ही टफ मटेरियल के साथ एक बलून बनाए, जैसे नासा ने भी बनाया है, चाइना ने भी बनाया है, इसको आप जासूसी के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी वेदर मॉनिटरिंग के लिए भी, तो फिर भी कुछ हद तक वो जा सकता है। अच्छा, मैक्सिमम 20 या 25 मील जमीन से ऊपर जा सकता है, और स्पेस जो है, आउटर स्पेस जिसको हम कहते हैं, वो जमीन से 600 मील ऊपर है। इंटरेस्टिंगली इनफ एक फ्रेंच कंपनी ने एक प्लान बनाया है, ये आप देख रहे हैं बलून, कि एक रेस्टोरेंट, हाँ स्पेस रेस्टोरेंट का प्लान बनाया कि बहुत बड़ा हम बलून बनाएंगे और उसके नीचे हम ये रेस्टोरेंट लगाएंगे ताकि आप लो ऑर्बिट में जितना आप ऊपर जा सकते हैं तो आप नीचे लोगों को देख के आप फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन स्पेस, जिसमें आप फ्रेंच फूड खा सकते हैं और नीचे जमीन को देख सकते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल फातिमा का था कि कैन लाइटनिंग स्ट्राइक इन स्पेस? स्पेस में क्या बिजली गिर सकती है? अगेन नहीं गिर सकती, क्योंकि जहां तक हमें पता है नहीं गिर सकती, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ नहीं पता स्पेस के बारे में।
क्योंकि बिजली का आपको पता है, लाइटनिंग का आपको पता है कि वो बादल से आती है, राइट। और अब मैं इसकी बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जनरली वो बादल में बनती है और फिर वो जमीन की तरफ आती है। एक ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो आप चीज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लाइटनिंग उल्टी जा रही है। तो ये एक बार बहुत ही अजीब फिनोमिनॉन है। हमने ये भी देखा है कि लाइटनिंग बादल से नीचे की तरफ नहीं गई बल्कि ऊपर स्पेस की तरफ गई और बिल्कुल जो एज ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसको टच करके वापस आई है। अगेन क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है, तो उसमें लाइटनिंग इस तरह ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन और भी बहुत खतरे हैं स्पेस में, माइक्रो मीटियोर्स, मिनी मीटियोर्स, सोलर फ्लेयर्स, नेब्यूले वगैरह वगैरह वगैरह। तो फातिमा बेटा, होप आपके सवालात इसमें आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, और अब थैंक यू वेरी मच। मालूमात में इजाफा, नहीं मालूमात में इजाफा तो हुआ, लेकिन सवालात की क्वालिटी भी देखिए। सवालात की क्वालिटी मेरे तो ज़हन में इनमें से कोई भी सवाल मुझे काफी इस पर तहकीक करनी पड़ी थी आज। मतलब तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम थे ये सारे सवाल सुनने? क्यूरियोसिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल जो है हमने मतलब हम सोचते ही नहीं है ना इन चीज़ों के बारे में, और बच्चे जब सोचते हैं तो सोचो अगर 20 साल बाद वो कोई साइंसदान बन जाए, हम उसका इंटरव्यू कर रहे हो। जबरदस्त। क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं होना, हम उसका इंटरव्यू कैसे करेंगे? हाँ, जो उसका लेवल होगा हम कैसे करेंगे उसका इंटरव्यू? ये एक और बात है, ये एक और बात। गुलजार फातिमा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बुसरतुल्लाह साहब से बात कर रही हूँ मेरे सामने। जी 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 जी। अच्छा बुसर साहब, मैं गुज़िश्ता 32 साल से कराची के प्राइवेट इदारों में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कर रही हूँ जी। बात मेरी बहुत ही इंटरमीडिएट के बाद बाय द टाइम मेरी एजुकेशन उसके साथ साथ जो है मैं ग्रो करती रही, लेकिन मेरी फील्ड जो है वो लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की रही। और इन 32 वर्षों में मैंने, चूँकि प्राइवेट सेक्टर है, तो अपने स्टाफ के हवाले से UDI और मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं उनके साथ में खासा काम किया, बहुत अच्छे लोग भी रहे हैं उसमें। लेकिन UDI का जो एक जनरल हमारा कहना चाहिए स्ट्रक्चर है, उसका मैकेनिज्म है काम करने का, वो बहुत ही अजीब व गरीब है। उसके जो लॉज हैं, बाई लॉज हैं, वो स्टेट के जो लॉज हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। उसका तरीक़ाकार बहुत ही क्रिटिकल किस्म का है। उसके एप्लीकेशन जो कि जब तक मिलता है, समटाइम लोग बेचारे दुनिया से गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो एलिजिबिलिटी पेंशन के, जबकि ये प्राइवेट सेक्टर का वाहिद इदारा है एक बहुत बड़े समझ नंबर को जो है वो केटर करता है। तो मैं उस हवाले से आपसे बात करना चाहती हूँ कि इसके मैकेनिज्म और उसके हवाले से आप लोग या तो कोई प्रोग्राम करें, इनके स्टाफ को बुलाएं और उन लोगों से बात करें। मुझे सरदस्त अभी एक बात ये करनी थी कि मिनिमम 15 ईयर्स की जो उन्होंने शिफ्ट वो की है कि 15 ईयर्स की जो है वो जॉब होनी चाहिए, उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है बाद इदारे जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन ही पे नहीं करते जी। और समटाइम्स लोग जो स्विच करते हैं मुख्तलिफ जॉब प्राइवेट सेक्टर में, उसके बहुत ज़्यादा रुझान है, तो उनका वो नंबर ही पूरा नहीं हो पाता उन ईयर्स का कि वो लोग फिर जब एलिजिबल हो पेंशन के लिए तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकें और उनको बाय द टाइम बहुत अगर वो स्ट्रगल करते हैं तो उसको ग्रांट वगैरह देकर जो वो रुखसत कर दिया जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कुछ बैंक के हवाले से मुझे पता चल रहा है, एक प्राइवेट बैंक का भी स्टाफ जो है वो उनका केस में चेक कर रही थी, तो मुझे ये पता चला कि 2008 में जो है वो उन्होंने कोई पेटिशन की थी प्राइवेट बैंक ने कि हम स्टेट बैंक के दायरे में आते हैं, लिहाजा हम जो है वो एलिजिबल ही नहीं है कि हम कंट्रीब्यूशन पे करें। और 2013 में समहाउ जो है वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने उनको वेव दे दिया। अब सवाल ये है कि जो इतना बड़ा नंबर है बैंकों में, जो प्राइवेट बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या स्टेट बैंक के जो है वो पेंशन देगा जब वो रिटायरमेंट की एज को पहुंचेंगे? किस तरीके से केटर करेंगे? वो इतने बड़े जो यानी उनके एम्प्लॉयज का नंबर है। तो मुझे ये दो सवाल रेज करने हैं। अभी मैं चाहूँगी कि मैं अपना कुछ होमवर्क भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ अगर आप समझते हैं मुनासिब जी। और जो है वो आप इसको प्लीज जो है वो जरा क्रिटिकली देखिएगा।
ठीक है, तो गुलजार साहिबा, अगर ये प्रोड्यूसर साहब इनका आप नंबर अगर ले लें, नंबर ले लें, इसलिए इनसे ये मटेरियल मंगवा लें और फिर हम इनसे राब्ता करते हैं। हो सकता है हम आपको प्रोग्राम में भी बुला लें। मुझे समझने के सही इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जो बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो शायद कह रहे हैं कि हम EOBI में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये सवाल था इनका? नहीं, इन्होंने कुछ एनॉमलीज बताई हैं। अच्छा। जो बड़े बड़े गैप्स हैं जिसकी वजह से प्रैक्टिकली शायद बहुत सारे मुलाजमीन के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वे अवेल कर सकें। सबसे वैलिड पॉइंट उनका ये था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो 11-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, ताकि वो मुस्तकिल उन पे लागू ना हो जाए। तो वो 15 साल कैसे पूरे करेगा? ऐसे तो लाखों लोग हैं। ये बात सही। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, देखिए ये तो काफी पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये गुलजार फातिमा साहिबा का नंबर महफूज कर लें, हम इनसे बाद में रब्ता करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगले हैं कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान बनाया कायदे आजम ने, ऐश करें हम खुदा की कसम, शेर खत्म। वाह, ये तो हाइकू हो गया यार। बिजली की कीमतों की वजह से जो है ना, अवाम बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। बिजली के बिल नहीं भर सकते इस महीने। और PITC ने जश्न आज़ादी की खुशी में 2023 अगस्त में जो बिल भरने थे वो 2022 वाले बिल लगा दिए उन्होंने, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। और दूसरा ये है कि जो ताजिर तबका है वो खास तौर पे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि कमर्शियल उनका जो यूनिट है वो जाके 80-90 रुपए का पड़ रहा है, और जो डोमेस्टिक का यूनिट है वो 50 रुपए का पड़ रहा है। अगर 400 यूनिट को इस्तेमाल कर रहा है तो 20,000 रुपए का उसका बिजली का बिल आ रहा है। तो आम आदमी के लिए बिजली का बिल पूरा करना जो है बहुत दुश्वार हो गया है। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इस सिलसिले में। इस महीने जो खास तौर पे जो बिल आए हैं वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। लेकिन खुशखबरी को आप उठाएं। नहीं, ये तो बिल्कुल बार बार ये इशू उठाया जाता है। खुशखबरी ये है कि पंजाब के सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स को 4x4 की व्हीकल्स मिलेंगी। ये एक खुशखबरी है। और मेरा ख्याल है कि पिछली दफ़ा जब इसाक डार साहब ने इसके ऊपर बात की थी तो कहा था बड़े फ़ख्र के साथ कि रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर के ऊपर कोई नई टैक्सेस नहीं लगेंगी। लेकिन बिजली का बिल तो फिर ज़ाहिर है आसान टारगेट है, उस पर तो अब टैरिफ्स बढ़ाते जाएँ, चाहे अवाम का जो भी हो। सानू की रहील अशर साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं पहले तो जरा एक बात करूंगा, वो हमारे भाई वो बशीर जैदी का क्या हाल है माशाल्लाह टर्की में। हाँ। अगर आप लोगों का उनसे कोई राब्ता हो तो जरूर हमारा सलाम और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करिएगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया। वो बिल्कुल ठीक है और आपको बहुत मिस करते हैं। अभी मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई थी। हाँ, उन्होंने कहा हमारे जो रेगुलर कॉलर्स हैं यार उनका आपने ख्याल रखना है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया। आज मैं वैसे तो हमने बुलेट के मारना था ना, यहाँ से बताने की जरूरत है। हाँ जी। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा। देखे ये कल देखे ये बाराकू बाईपास का इफ्तिताह की है जी सर। प्राइम मिनिस्टर ने। मेरा पिछले साल इत्तेफाक हुआ था जाने का। हमारे रिश्तेदार रहते हैं बाराकू से आगे जगह वादी 17 मील मरी का जो टूल प्लाजा, उससे पहले जब बाजार से गुजरते थे तो घंटा 1.5 घंटा लगता था। अब वहाँ पे वीडियो आज आपके चैनल ने भी कवर की है, तो तकरीबन 15-20 मिनट में कवरेज। उस हवाले से मैं एक बात करूँगा। हम जो कराची लावारिस शहर है, इसमें देखें अगर आप यहाँ से डिफेंस से कयूमाबाद से अगर आप इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाएं तो बीच में मलीद नदी का आता है। एक तरफ तो जाम सादिक अली ब्रिज है, दूसरी तरफ वो है। जब ये मलीद नदी का लेवल बढ़ता है तो ये रोड पे पानी आता है और रोड बंद हो जाती है। अभी भी थोड़े से पहले बंद हुई थी, तो वो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जाने का लिटरली अजाब बन गया था कि कहाँ से जाएं, किधर से जाएं। 2000 में नेमतुल्लाह साहब ने कमिट किया था कि जी मैं यहाँ एक पुल बनाऊंगा, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, फिर हमारे जो वो थे कायम अली शाह साहब ने, फिर ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे। पिछले साल जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी तो ये मौजूदा जो मेयर हैं अपना मुर्तज़ा वाब साहब, उन्होंने कहा था जी इंशाल्लाह ताला जी अगली बारिश से पहले यहाँ हम पुल बना देंगे करीमाबाद से इंडस की तरफ जो बीच की है रोड, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इस दफ़ा भी देखिए अभी बारिश इतनी नहीं हुई है। वो पीछे जो बारिश हुई उसका जो पानी का रेला आया, 4 दिन ये रोड बन रही और अंदाजा लगाई कि 4 दिन जाम सादिक अली जो था वो वहाँ से लेके हमारे डिफेंस का इतिहाद सिग्नल तक जाने वाला स्टकअप हुआ था, आने वाला पीछे तक था। तो लोगों को बड़ा मुश्किल और मतलब एक तरह का अजाब था।
तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से भी कुछ बात करें और उनसे कहें कि जी आप नए मेयर बने तो इसकी तरफ थोड़ी तो तवज्जो करें, क्योंकि सन 2000 से लेके और 2023 ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हो गए हैं। अगर 23 ईयर्स में अगर एक एक पत्थर भी लगता तो मेरा ख्याल ये अब तक पुल ना बन चुका होता। जी सही, थैंक यू। ठीक है, बात करते हैं, मीन टाइम एक वक्फा लेना। वेलकम बैक। सदाकत हुसैन साहब हैं क्वेटा से। जी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं रेगुलर आप लोगों का प्रोग्राम देखता हूँ, मगर कल आज मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। जी सर असल में हमारा एक इशू है बलूचिस्तान के एस्पायरेंट्स का, वो हाईलाइट करना है मुझे। जी जी। 2 साल पहले सर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्पेशल CSS अनाउंस किया था। उसमें जो पोस्टें बलूचिस्तान वालों के रह गए थी काफ़ी सारे, उसकी वजह से उन्होंने स्पेशल CSS अनाउंस किया था। पिछले साल बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर की जो है ना PCS अनाउंस किया था। फिर सर हुआ इस तरह से कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे, मगर फिर क्योंकि सैलाब आ गया और वो मानसून बड़ा यहाँ पे जो है ना जिसने बड़ी तबाही मचाई, तो उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ और फिर वो CM साहब के जो है ना मशवरे के बाद वो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको फिर CM साहब ने जो 26 थे या 29 थे उनको एज ग्रांट कर ली और एग्ज़ाम फर्दर डिले हो गया 2023 के लिए। अब सर 2023 पूरे 6-7 महीने गुजर चुके हैं। इस दौरान बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम PCS का कंडक्ट नहीं करवाया। अलबत्ता इसमें मजीद जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर की और सेक्शन ऑफिसर की और DSP की फर्दर पोस्टें ऐड की हैं। अब DSP की जो पोस्टें ऐड की हैं, इसमें मसला ये है कि ये लास्ट जो जून की जो 26 तारीख थी वो लास्ट डेट था और टेक्निकली स्टूडेंट्स को 3 महीने भी नहीं मिले हैं PCS की तैयारी के लिए। और अब इन्होंने अपना शेड्यूल जारी किया है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने कि हम 26 अगस्त से एग्जाम PCS कंडक्ट करवा रहे हैं, जबकि 12 अक्टूबर से स्पेशल CSS का एग्जाम भी हो रहा है। तो सर इसके लिए जो एस्पायरेंट्स थे इन्होंने गवर्नर साहब को अप्रोच किया था, फिर CM साहब को अप्रोच किया था और स्पीकर साहब को अप्रोच किया था। स्पीकर साहब ने भी जो है ना रूलिंग दी है और CM साहब ने भी जो है ना एडवाइस किया है कमीशन को कि वो स्पेशल CSS के बाद ले, यानी 12 अक्टूबर को स्पेशल CSS होगा, उसके बाद जो है ना ये एग्जाम कंडक्ट करवा ले। तो सर ये अभी तक हमारा ये मसला जो है ना हल नहीं हुआ। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं ये एक फ्रस्ट्रेशन है और सर एंग्जाइटी है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक कैफियत है। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन साहब से, हमारे जो बलूचिस्तान सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी जो है ना जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं इनके ऊपर थोड़ी सी जो है ना रहम और करम की जाए और ये जो एग्जाम है ये स्पेशल CSS के बाद कंडक्ट किया जाए। ठीक ठीक, मतलब अगस्त में ना हो, सितंबर में ना हो, अक्टूबर में ना हो, नवंबर दिसंबर में। जिस तरह इलेक्शन डिले होने की बात हो रही है, इस तरह एग्जाम डिले करने का। हाँ नहीं, लेकिन बात तो सही है ना यार, हम थोड़ा सा आपको एडवांस वार्निंग तो देनी होती है ना। अगर इतने आप साल से आप चीज़ को टाल रहे हो तो क्या आपको इतनी क्या जल्दी है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। मोहम्मद अली महर हैं नोडेरो से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई मैं नोंदोरो से बात कर रहा हूँ, जी नोंदोरो से। जी मसला दरअसल ये है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस 18 माह हो गए हैं लगभग। वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती हैं, वो दूर दराज इलाकों में डाक तकसीम करती हैं। उसको ब्रांच पोस्ट ऑफिस को 1500 माहवार देते हैं और वहाँ पर ईडीन से होते हैं उसको 700 रुपये 800 रुपये मिल जाते हैं। वे अभी 18 माह हो गए, अभी नहीं मिल रहे हैं किसी को भी। ये एक मसला या हाईलाइट करें, गवर्नमेंट को कहें, वो उसी का जायज मसला ये हल करें। ये दूर दराज रहते ब्रांच पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर जाना पड़ता है और ये मुआवजा नहीं देते। ठीक है, 1500 रुपये मुआवजा बनता है। आप बताएं 1500 को दूर दराज कोई जाएगा? ये आप लोग का मसला है, इसी पर बात करें। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। लाइन सही नहीं थी, मैं तो मुझे सही से समझ नहीं पाया कि क्या कह रहे हैं। आपको समझ में आया? पोस्ट ऑफिस मेरा ख्याल है डाकिया के बारे में ये बात कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही, मुआवजा नहीं रोका हुआ है 18 महीने से। अच्छा, इसको इस तरह का मसला है उनका। हालांकि पोस्टल सर्विसेज की अलहदा वजारत है, बहुत कम लोग जानते हैं, वफाकी वजारत है।
मुझे इस तरह पता लगा कि अभी 2-3 दिन पहले एक नया स्टैंप जारी हुआ। अच्छा, ये सीपैक के जो 10 साल हुए ना, वो चीन के वो आए हुए थे ना वाइस, जी। तो उस मौके पर उन्होंने कोई पाक चीन दोस्ती का सबसे पहले उन्होंने स्टैंप जारी आपको पहले पता लगा कि वजारत है बाकायदा है कि अभी भी लोग यूज करते तो हैं स्टैंप। मुराद सईद साहब की यही तो वजारत थी? नहीं, उनकी तो कम्युनिकेशन, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस को भी तो ये जहरी साहब जो थे ना बलूचिस्तान के, वो थे पोस्टल सर्विसेज के वजीर। अच्छा। शम्सुज़ोहा ज़ुबैरी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? मैं आपका रेगुलर कॉलर हूं और आपसे बातचीत होती रहती है। आज सबसे पहली कॉल भी यूबीआई के हवाले से थी और मैं आपकी तवज्जो ये दिलाना चाहूँगा कि आपको मैंने अर्ज किया था कि जून के महीने में वजीर खजाना साहब डार साहब ने 1500 रुपये यूबीआई पेंशन में इजाफा किया था, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जुलाई की जो पेंशन मिली, यानी 1 जुलाई से उन्होंने कहा था कि मिलेगी, लेकिन जुलाई की पेंशन जो मिली वही 8,500 रुपये मिली और जितने ये पेंशन 5 लाख पेंशनर्स हैं वो बहुत सख्त मायूस हुए। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं कि ईओबीआई ने अपना जो एम्प्लॉइज के जो पर्स थे और अपने एम्प्लॉइज की जो थी उसके नोटिफिकेशन तो जारी करवा लिया लाइट ऑफ बजट, लेकिन जो जिनका फंड है, यानी ये फंड जो है ये 5 लाख पेंशन, 1 करोड़ पेंशन जो सब इंश्योर्ड है, ये उनका फंड है और उनके फंड से ही उनको ये सॉरी शम्सुज़ोहा साहब, मैं अभी बात काट रहा हूँ। ये जो अभी अगस्त की भी तो मिली होगी, उसमें भी 1500 कम थे या नहीं हैं? उसमें 8,500 मिले नहीं, बल्कि उनकी चेयरमैन साहिबा ने ये कहा कि जिस सितंबर में अगर ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, नोटिफिकेशन होगा कैबिनेट की मंजूरी के साथ, कैबिनेट इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रही है इन 5 लाख तो मसला कैबिनेट में भटका यही है। 4 से गलत दे दें, 20 लाख लोग वोट नहीं देंगे इनको अगर इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी ना किया। शम्सुज़ोहा साहब, बिल्कुल ये बात आपकी वजह है। मेरा नहीं ख्याल कि वैसे उनको परवाह है कि कोई उनको वोट दे या ना दे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो इलेक्शन होने वाली है वो वोटों वाली इलेक्शन नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी आपकी बात बजा है, चीज़ कैबिनेट में फंसी हुई है। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत इस पर नजर रखेगी। हुआ है, ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन कैबिनेट ने देना है। मतलब जिस तरह से ये जल्दी में लॉज पास कर रहे हैं बगैर पढ़े हुए, ये तो काम जो है उनका डिसाइडेड है, बजटेड है। इसके पीछे पावर नहीं है ना सर। अच्छा है, वोट ना दें इनको, तभी सीखेंगे। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं बिलाल बशीर टोरंटो से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रार भाई, क्या? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके साथ अफसोस करना चाह रहा हूँ, सुना है कि आपके वजीर आज़म की तलाक हो रही है। सही है ना? सच है ना? झूठी खबर तो नहीं है आजम से? हाँ, हम लोग भी अपने वजीर आजम से बहुत तंग आए हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि वो हुकूमत से भी तलाक, हम हुकूमत को भी तलाक। बहुत जरा देख लें, कभी कभी तब्दीली बहुत महंगी पड़ जाती है, देख लेना जी। क्योंकि वैसे आज आपने माशाल्लाह स्पेस के ऊपर बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है कि आपके काउंटर स्पिन प्रोग्राम की याद ताज़ा हो गई। थैंक यू। और बाकी आजकल मैं बड़ी खुशी होती है जब लोग नजरें जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तैनाती के ऊपर, और बाकी भी जो सीनियर एंकर्स हैं वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन को देख रहे हैं। तो जिस तरह सार आलम भी गए थे, अगर वो पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क चले गए तो फिर कौन करेगा नॉमिनेशन? देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात की तो मेरा ख्याल है कि वो तो आपकी फील्ड है। हाँ नहीं, वो वही तस्करा कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा इतनी बात बस। अच्छा ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। ट्रूडो पे बात करना पसंद नहीं किए। हाँ, वहाँ पर रहना। वो बड़ी अजीब रूमर्स फैला रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा। वैसे आपने अफसोस क्यों किया? कभी कभी तो ये बहुत ही हो सकता है कि चले वैसे ओके। हाँ, मुबारक, चले मुबारक, बहुत मुबारक। मोहम्मद आतिफ साहब हैं सरगोदा से। सर वालेकुम सलाम। सर क्या हाल, ठीक हो? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान तो बनेगा क्या हमारे का? आप बताएं जी, आप बताएं जी, आप बताएं क्या बनेगा? आप क्या चाहते हैं, क्या हो? हम तो यही कहते हैं हमारी हुकूमत कोई नेक बंदा आ जाए जैसे पाकिस्तान की आवाम पर पाकिस्तान का सोच ले। तो मुझे नहीं लगता आवाम का, गरीब आवाम का। जी जी, आपको नहीं लगता? जी बोले। मुझे नहीं लगता भाई इसमें कोई आएगा। शहबाज शरीफ आया, इमरान खान आया, शहबाज शरीफ आया वो भी खा गया, इमरान खान आया वो भी खा गया।
पर लेकिन पाकिस्तान के बारे में तो कोई भी नहीं सोचने वाला। मेरा ख्याल है बॉस एक बंदे की गेम भी नहीं है। जी सर, मैं कह रहा हूँ एक बंदे की गेम भी नहीं है ना। हम हमेशा यही सोचते हैं ना यार, एक बंदा कोई आएगा, कोई एक अच्छा बंदा आए। एक बंदे की गेम ही नहीं है। अगर आ भी गया तो क्या कर लेगा? हाँ, जब आपका पूरा सिस्टम जो है ना सर, वो है कि खून चूसो ताकि जो ऊपर की जो आपकी जो 1% है वो सुरखरू रहे। और ये कोई एक मेरा ख्याल शख्स नहीं बदल सकता। अपने मतलब हज़ार मिसालें होती हैं सर। अभी थोड़ी देर पहले हम रिजवाना का केस डिस्कस कर रहे हैं, अभी लोग EOBI की कॉल कर रहे हैं। आप कोई भी जुमे की शो उठा ले, क्या है, लोगों की कंप्लेंट्स हैं और उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स हैं। हर बंदे की एक ही बात है ना। लेकिन ये आवाज़ें अगर ऊपर तक पहुँचती भी हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक शख्स की, मेरा ख्याल है कि हमें तो कोई 10-20 लाख नेक लोगों की ज़रूरत है जो ऊपर आएँ और फिर पूरा सिस्टम चेंज हो। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं आतिफ साहब, मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन मैं भी तो चेंज होने को तैयार। नहीं, वही है ना, अपनी तरफ से भी हमें कुछ चेंज होना चाहिए। लेकिन देखो अगेन आई थिंक, देखें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है ना सर? हुक्मरान तबके की होती है ना। अब नीचे कोई रेडी वाला चेंज हो ना हो, उसके चेंज होने से ऊपर तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे कवाई चीनी भाई बोलते हैं ना, द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड नॉट फ्रॉम द टेल। तो गेम तो यही है। आई डोंट नो, सॉरी, थोड़ी सी। उबैदुल्लाह खान साहब है क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं भाई? सर बड़ी मेहरबानी, सलाम आपको तीनों काबिल एहतराम हमारे साथियों को के बड़े अरसे बाद नंबर मिला है सर। जी जी जी। ऐसे है सर कि ये हमारे क्वेटा से जाते हुए सिब्बी जकाबाद ये पंजरा पुल है, तकरीबन 1 साल से टूटा पड़ा है सर। 1 साल हो गया। यहाँ पे जो है वफाकी वजीर जमीयत के 4 है और के 2 है। हेलो जी, आपकी और 14 MPA जमीयत के है, 10 MPS जो है वो BNP मैंगल के है। लेकिन एक पुल नहीं बन रहा है। जो हमारे सीजन है यहाँ पे, वो सीजन पिछले साल का भी खराब हुआ इस पंजरा पुल की वजह से, कि रास्ता बंद हो जाता है और इस साल फिर खराब हो रहा है सर। एक पुल नहीं बन रहे हैं इनके साथ जो बाकी वज़रा है जमीयत के और BNP के सर। हम तो खुद ही मुजरिम नजर आ रहे हैं इस केस में सर। इन सारों ने और कोई काम किया है वो इलाके में? सर काम नहीं किया है सर, खाली बस वजारत शहबाज शरीफ साहब को खुश कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ एक अजीब मज़ेदार टेक्निक होती है। मसलन हुकूमत बदली तो वो कहते हैं जी नए मंसूबे शुरू किए जाएं। नए मंसूबे शुरू करने का मतलब ये है कि फिर से तोड़ बट्टा होगा। पुराने मंसूबे छोड़ देते हैं वो पिछली हुकूमत के, वो तो उन्हीं के थे। अच्छा, उन आधा पैसा उन पे ज़ाया हो गया, अब जो आधा बाकी बचा वो नए मंसूबों पे ज़ाया हो जाएगा। तो वो एक पूरी साइकिल कहते हैं ना, एक कौन सा चक्कर होता है। अच्छा, अमीर ममालिक में ना या फिर भी बर्दाश्त कर सकते हो। हाँ, एक तो मसला है कि जैसे बलूचिस्तान जैसे सूबे हैं, अगर उन्हें 100 रुपये उनका हक है तो वैसे भी विफाक की तरफ से उन्हें 10 रुपये मिलते हैं। उन 10 में भी 8 रुपए की करप्शन हो जाती है। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ये इस सब का हल है ग्वादर यूनिवर्सिटी इन पंजाब, इन लाहौर वो हो ग्वादर यूनिवर्सिटी इन लाहौर जब कायम होगी, और अगर आप उसकी वो चार्टर पढ़ें तो मेरा ख्याल है कि ट्विटर, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के अलावा और बलूचिस्तान के अलावा उसमें हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। और यकीनन उसमें गुड गवर्नेंस भी होगी। एक दफ़ा इसको कायम होने दें, 200-300 साल शायद लग जाए, लेकिन उसके बाद खुशहाली है। कोई टेंशन लेने की नहीं है इसमें। और कोई कॉलर है इस वक्त? अच्छा, असगर अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। आपके शायद टीवी भी खोला हुआ है। स्टैटिक है। जी मैं टीवी बंद कर रहा हूँ। कान लगाएगा ना, पहचान है। जी असगर साहब। जी नहीं, आप बात करेंगे, हम बात करें? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 साथी से कॉलोनी है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी। अरसा दराज से यहाँ रोडें टूटी हुई हैं, गटर लाइनें टूटी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इस सिलसिले में जरा देखें कोई हो सके। ठीक है। आपके कौन है वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के, कौन काउंसलर या फर्ज करें मोहम्मद असलम है? नहीं, क्या करना जानते हैं या नहीं जानते? ऐसा तो नहीं है ना, खुद भी तो पता करें ना कि इलाके में कौन है। चले यहाँ जो इलाके कौंसल जो मुंतखब हुए थे वो जमात इस्लामी के थे, इसलिए यहाँ काम कोई करता ही नहीं है। सच्ची बात है। अच्छा,
ये सिर्फ जमात इस्लामी के काउंसलर्स की खूबी है या बाकी मतलब कोई काउंसलर आपके इल्म में? नहीं, चूंकि वो ऑपोजिशन में है ना। अच्छा, इसलिए अभी तो काम, सॉरी मैं गलत, अभी तो बल्दिया ने सही तरीके से काम ही नहीं शुरू किया। लेकिन ये है कि देखें, वो पहले वाले कॉलर भी कह रहे थे ना कि ऊपर एक बंदा सही आएगा तो मसले, इस तरह नहीं होगा। ये जो आपके निचले लेवल पे जैसी तैसी भी बनी है, अभी आपकी इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती हुए हैं, अभी आपने कहा वहाँ से जमात इस्लामी वाला है, और ऊपर जाएं, थोड़ा सा भागदौड़ खुद भी करनी पड़ेगी ना। मैं बार बार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुर्तज़ा वहाब जहाँ पे भी बोल रहे हैं जैसे तैसे भी इलेक्शन हुआ चलें, लेकिन वो बंदा अपने दफ्तर में बैठता है, वहाँ पे अगर सिटीजन्स की तरफ से कोई आइडियाज़ आ रहे हैं वो ओपन है, वो कह रहा है आप आएँ, प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ, बताएं और हम करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा एक मुफ्त मशवरा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के आपका मसला तो नहीं हल कर सकते, थोड़ा सा कोशिश करें। गुलशन इकबाल में आप हैं ना, वहाँ से निकलें, जाएं, ज़रा इनसे मिलें और एक ट्राई मार के देखें। अच्छा, इसमें एक इशू है, मसला इन गली मोहल्लों का है वेस्ट जो गलियों में और मोहल्लों में फैल जाता है, उसका इख्तियार बल्दिया के पास नहीं है। वो एक अलग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जो डायरेक्ट प्रोविंशियल हुकूमत के तहत है। हाँ। अब अगर काउंसलर को ये कह भी दें कि भाई ये कचरा उठवा दे, वो कचरा उसकी जुरिसडिक्शन में ही नहीं है, तो इसका क्या करेंगे? देखिए, ओके, ये बात तो जाएगी लंबी, लेकिन हमारे यहाँ हम में से जो लोग कंप्लेन करते हैं, पहले भी एक कॉल आएगी जी फलां पुल नहीं बना, हम खुद इन्वॉल्व भी तो नहीं है ना, हमें पता भी नहीं है कि आपका रेलेवेंट एजेंसी कौन सी है, रेलेवेंट दफ्तर कौन सा है। कुछ लोगों से मैं मिला हूँ जो भाग दौड़ करते हैं, जाते हैं, एप्लीकेशनें देते हैं, किसी से फ़ोन कराते हैं अपनी गली मोहल्ले का मसला हल करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो है हम चाहते हैं कि कोई और आके हमारा मसला हल करे। सो अगर आप वाकई आना जाना आपका जिस गली से है वहाँ पे मसला है, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा पता करने के लिए। अगर वो काउंसलर साहब अगर बेख्तियार हैं तो और ऊपर लेवल पे जाना होगा। अगर वसर साहब ने कहा अगर वो वेस्ट मैनेजमेंट वालों का है, बंदे को ढूंढना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी जद्दोजहद को डॉक्यूमेंट करें। मैं तो कहता हूँ कि ये ट्वीट कर दें, फिर देखें कि मुर्तज़ा वहाब साहब और कैसे ये हरकत में आते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक इजाफा भी करूँगा। अब आप चलें पॉजिटिव बात कर रहे हैं, मैं इसको काउंटर नहीं करूँगा। कलेक्टिवली करें जितना आप कर सकते हैं। एक आवाज से शायद कुछ ना हो, जितने भी गली वाले दो चार वाले नहीं, दो चार, मैं तो कहता हूँ दर्जन, 100, 1000। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल। हाँ, आपके दफ्तर के सामने एहतजाज की इतनी शायद अहमियत नहीं हो जितनी कोई 100-200 ट्वीट्स की होगी। ये हकीकत है। ठीक है, वेलकम बैक। अतबा फारूकी हैं कराची से। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा नाम अतबा फारूकी है, थोड़ा सा डिफरेंट नेम है। मैं तारुफ अपना ये कराऊं कि पाकिस्तान के अंदर एक स्विस कंपनी थी, मैं उसको पाकिस्तान में हेड करता था, और इस वजह से मैंने बताना ये ज़रूरी समझा कि तोशा खाना का जो केस है उस पर मैं एक दो जुमला कहूँगा, और दूसरा मैं ये जो एक साहब ने भी रिंग किया तो उसमें ऐड करूँगा कराची के जो सड़कों का हाल है। तोशा खाना के से मैं सिर्फ रेफरेंस ये इसलिए यूज़ किया कि एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हमें भी बहुत से तहाइफ मिला करते थे, लेकिन कंपनी की इंटरनेशनल एक जिसको कंप्लाइंस पॉलिसी होती है उसको कहा जाता था कि एक कीमत से ज़्यादा आप तोहफा नहीं ले सकते, और अगर आपको कोई ज़बरदस्ती देगा तो आपको ये इंटरनेशनली रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा एक असूल एक कंपनी ने तय किया हुआ था, और इस असूल के तहत जो है किसी भी एम्प्लॉय को राइट फ्रॉम द टॉप लेवल विच इज मी टू द लोअर लेवल एक असूल तय था। तो मैं सिर्फ ये सोचता था कि जब हमारी एक कंपनी में एक बहुत अच्छा असूल तय है तो क्यों नहीं पाकिस्तान में एक असूल तय हो सकता। ये मेरा पहला पॉइंट था। और दूसरा मेरा पॉइंट जो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा क़याम मलीर कैंटोनमेंट में है, और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होता है सड़क के हवाले से किसी हवाले से, तो इन्होंने एक ऐप जनरेट कर दी है। आप उस ऐप पे बिल्कुल रिपोर्ट करते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, और उस चीज़ की रेक्टिफिकेशन हो जाती है। गुलशन इकबाल का एक साहब ने जिक्र किया, मैंने खुद उसकी, जबकि मैं खुद मलीर कैंटोनमेंट में रहता हूँ, उसकी वीडियो बना के मैंने भेजी हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो सड़कें जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था कि 14 अरब की बनी है, और एक सड़क जिस पर खुद उन्होंने खड़े होकर तस्वीर बनाई, वो एक बारिश की नहीं बल्कि आधी बारिश की मेहमान होती है। लिहाजा मैं ये जरूर कहूंगा कि जब हम बचपन में सिंध जाते थे तो हम कहते थे कि क्यों यहाँ की सड़कें इतनी खराब हैं। आज रहते हैं ना, उसी तरह की सड़कें यहाँ पर खराब यहाँ पैदा हो। बहुत शुक्रिया आपका।
चलें, ठीक है। अच्छा, वो जो पहला आपको जो सवाल था ना कि अगर हमारी कंपनी में ऐसा है रूल तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है, मैं एक सवाल पूछना था, आपकी कंपनी कामयाब है? तो अगर हाँ तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको जवाब मिल गया। पाकिस्तान में भी रहे हैं रूल्स और अभी मजीद इसको ये टाइटन कर रहे हैं हमारे लेकिन बस वो रूल्स सर, हमारे पास रूल्स पे रूल्स हैं। हाँ, कवानीन के ऊपर एक और कवानीन बैठे हुए, कमेटी बैठी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी दूसरी बात का क्या मतलब ये था कि कैंट में मामला जो हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक हैं और बाकी पाकिस्तान में जो है कैंट के मामला अच्छे, कैंट के मामला चकास हैं। लेकिन ये पूरे मुल्क को ना बना दे, ये एक तस्वीर। अच्छा, अभी क्या है, फॉर्मलाइज कर दें बस, मतलब फॉर्मलाइज, अगर सर्विस डिलीवरी ऐसी मिल जाए, फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। सर हमारा यही तो होना है ना, हमें तो सर देखें, हमें तो कभी डिक्टेटर भी अच्छा नहीं। हाँ ये हमारा ये रोना होता है। मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। वालेकुम सलाम सर जी, मैं सलीम बात कर रहा हूँ कराची से, मोहम्मद सलीम नाम है मेरा जी। तो मैं पिछली दफा भी फोन किया था तो वो आखिरी लम्हात में मेरी कॉल में। अब आप फरमाइए। अभी भी आखिरी लम्हात ही है सर, जल्दी बोले। आखिरी लम्हात में जल्दी बताता हूँ बताएं। हम जमहूरियत के बड़े चैंपियन है, जमहूरियत होनी चाहिए, सब बोलते रहते हैं, मैं भी बोलता हूँ और लोग भी बोलते हैं, लेकिन जमहूरियत के लिए क्या सियासी पार्टियां जमहूरी नहीं होनी चाहिए? किसी मुल्क में मुनज़्ज़म और जमहूरी होनी तो चाहिए। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें बाकायदगी से कोई इलेक्शन होते हो या उनका सदर मुंतखब होता हो या जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होता हो? एक दफा पीटीआई ने करवाया था तो वो खुद ही उनके इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि धांधली हो गई है। अब तो उनका सुना है कि वो भी जो है इन्होंने जो है वो निशान जो है बल्ला वो भी कैंसिल करने की बात की है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाई। पीपल पार्टी हो तो खानदान की है, नून उसमें तो नून लगा हुआ है, बकायदा। और पीटीआई वो इमरान खान नहीं होगा तो पीटीआई होगी। कौन सी पार्टी ऐसी? जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान उनका बेटा आ रहा है, अब इससे पहले मुफ्ती महमूद साहब थे, वली खान की पार्टी असफंजार वली, और अब जो है वो उनके वो एमल खान वली आ रहे हैं। तो ये मुल्क में जब फौरी तौर पे मेरे जहन में सिर्फ एक पार्टी आ रही है भाई साहब सलीम साहब, फौरी तौर पे मेरे जहन में सिर्फ एक पार्टी आ रही है जो बाकायदगी से इलेक्शन करवाती है और वो है जमात इस्लामी का नाम लेंगे सर। तो इसमें हंसने की क्या बात है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आपका ताल्लुक है, ये आपने सवाल किया, मैंने उसके जवाब में एक मिसाल पेश कर दी। और ये वैसे ये कोई एक फख्र की बात नहीं है कि अफसोस की बात है कि सिर्फ एक ही जमात जिसमें ऐसा होता है। एक वक्त आएगा जब हमारे यहाँ जो है ना सियासी अमल चलता रहेगा तो साल 150-200 साल में हम इलेक्शन भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम जिस तरह लूले लंगड़े तरीके से यहाँ तक आके पहुँचे हैं तो फिर तो खानदानों की हुक्मरानी। मेरी ग्वादर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की भी यही टाइमलाइन है। हाँ, यही टाइमलाइन, 1.5-2 साल बस एक दफा बन जाए ग्वादर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सब सेट हो जाए। और लाहौर का जिक्र है तो डॉक्टर गुलाम अब्बास को भी सुन लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, आप तीनों बड़े मंजे हुए तजिया निगार हैं। मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने 90 के शुरू में आंखें खोली थी तो उस वक्त भी सुना था कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ये नाजुक दौर कब तक गुजर जाएगा, इस पे तबसरा। और दूसरा, मैं काफी देर से आप लोगों का प्रोग्राम सुनता हूँ, कराची से अक्सर कॉलर होते हैं और अभी भी कराची से ही 3-4 कॉलर पहले भी थे। हमेशा लोकल बॉडीज इलेक्शन और लोकल बॉडीज के इख्तियारात और सारे मसाइल का जिक्र मैं कराची में सुनता हूँ। मेरी जिंदगी के 15-20 साल लाहौर में गुजरे हैं, पिंडी में गुजरे हैं, फैसलाबाद में गुजरे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी लोकल बॉडीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मसाइल इन शहरों में नहीं है। तो क्या जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगर लोकल बॉडीज काम नहीं कर रही तो उनको ये मसाइल टेकअप नहीं करने चाहिए? ये मेरे दो कमेंट हैं, इन पे आपका दफ्तर। अच्छा, पहला इनका नाजुक मोड़ वाला। हाँ, ये 90 से सुन रहे हैं, मैं 60 से देख रहा हूँ नाजुक मोड़ पे। हालात हाजरा को कई साल हो गए। इस पर एक बड़ा घिसा पिटा जवाब मैं हमेशा देता हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। मोड़ नहीं है, राउंड अबाउट है बस। अच्छा, नहीं आप लेकिन उनका वो पॉइंट वैलिड है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात ना भी हों तो जो मशीनरी है रियासती या लोकल जो मशीनरी है वो क्यों मेहंदी लगा के बैठ जाए? अच्छा तो ये उसका है, तनख्वाहें ले रहे हैं ज़ाहिर है। देखो, गवर्नेंस हो लोकल बॉडीज के थ्रू हो, किसी और बॉडी के थ्रू हो तो सही ना यार, बुनियादी बात ये है। गवर्नेंस नहीं हो सकती जब तक के कुछ बरहमन हों, इदारे हों, कुछ खतरी इदारे हों, कुछ वेश हों और कुछ शूद्र इदारे हों। कैसे गवर्नेंस हो? सर
अरसलान फवाद हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अरसलान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद। जी सर। जी सर। सर तीसरा बड़ा शहर है हमारा फैसलाबाद। बिल्कुल। आपने फैसलाबाद की बात। सर इधर हाई कोर्ट बेंच नहीं है। अच्छा। सर हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं दिया जा रहा फैसलाबाद को? इधर पंजाब में, मुल्तान में है, भावलपुर में है। सर एक मोनोपली है जुडिशरी की तरफ से हमारे। मैं क्योंकि एडवोकेट हूँ, अच्छा, वकील हूँ, लाहौर में हाई कोर्ट बेंच की एक मोनोपली है कि फैसलाबाद को बेंच नहीं देना। उसकी ये वजह है कि सारे केसेस और सारा जो सियासी है अमल वो इधर लाहौर में हमें हमेशा इग्नोर किया जाता है। उसमें तो वकील साहब इसमें जुडिशरी का क्या फायदा है अगर वो फैसलाबाद को बेंच नहीं दे रहे तो? सर हमारे वकला में एक डिवीजन है और वो सियासत है। वो पंजाब में लाहौर की डोमिनेशन है। वो छोटे शहरों में, मतलब हम अपने आप को छोटा कहते हुए हमें हंसी आती है। अजीब है, छोटा शहर तो कहीं से नहीं है फैसलाबाद। जी तीसरा बड़ा शहर। अब जब शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो सारा जो रेवेन्यू है वो लाहौर में चला जाता है। और जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो ये मसला जो है ना, जुडिशरी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो और वकला तंजीमें ही आपस में बैठ के हल कर सकती हैं, कोई तीसरा इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो शायद आपका मसला हल हो जाए, मुश्किल आसान हो जाए आपकी। हमारे पास वक्त की किल्लत है, वरना आपसे एक दो सवाल और पूछने थे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी सही। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।